प्रिय छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी विभाग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे परीक्षा जो होने वाली है, यानी 2022 की जो परीक्षा होने वाली है उसके संभावित प्रश्नों पर बात करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि विषयनिष्ठ संभावित जो प्रश्न हैं उस पर बात करें। ध्यान रहे, संभावित प्रश्न संभावित होता है, अनुमान होता है। अनुमान को प्रमाण कभी नहीं मानना चाहिए, इसीलिए एक ध्यान उस पर जरूर रखें। जो भी संभावित प्रश्न हैं उस पर विशेष ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त आपको गेस पेपर पर भी ध्यान देना है। मॉडर्न एटम बम जो गेस पेपर मॉडर्न स्टडी सेंटर की तरफ से निकाला जाता है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। उससे संबंधित अतिरिक्त प्रश्न पर आपको विचार करना है। तो इस तरह आज संभावित प्रश्नोत्तर पर बात करेंगे। आशा है आप लोगों को इससे अधिक फायदा होगा। संभावित प्रश्न का आधार अनुभव होता है, अनुमान होता है। अनुभव इस मायने में कहा जा रहा है कि बहुत दिनों से ऐसा करते आए हैं, उससे छात्रों को बहुत अधिक लाभ होता रहा है। जो अनुमान किया जाता है उससे पकड़ा जाता है। इस तरह इस बार भी प्रयास किया जा रहा है, इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन ये मत समझ जाइएगा कि ऐसा ही होगा। यह एक अनुमान है, संभावना है। संभावना को कभी पूर्ण सत्य नहीं समझना चाहिए। अनुमान अनुमान होता है, अनुभव पर आधारित होता है। इसको आप सिर्फ अनुमान के रूप में ही ध्यान रखें। तो आज हम शुरू कर रहे हैं विषयनिष्ठ संभावित प्रश्न इंटरमीडिएट 2022, अर्थात आगामी जो परीक्षा आप लोगों की है उससे संबंधित प्रश्न पर हम एक अनुमान पर बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले प्रश्न है विषयनिष्ठ में। आप जानते हैं कि विषयनिष्ठ भाग अलग होता है और वस्तुनिष्ठ भाग अलग होता है। विषयनिष्ठ भाग में आपको निबंध सबसे पहला प्रश्न रहता है, जिस निबंध में एक निबंध को लिखना रहता है। आपको 4-5 निबंध दिए जाएंगे, लेकिन लिखना है बिल्कुल एक ही निबंध, और वह निबंध 8 नंबर का रहता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 8 अंक का निबंध, किसी एक पर निबंध लिखना है। निबंध में ध्यान रहे कि आप यदि बिंदुवार निबंध लिखते हैं तो उससे आपको ज़्यादा अधिक सुविधा होगी, अंक भी बढ़िया मिलेगा। आपका जो उत्तर होगा वह भी सिलसिलेवार ढंग का होगा, यानी व्यवस्थित होगा। इसीलिए आप निबंध प्रायः प्रयास कीजिए कि बिंदुवार लिखें। बिंदुवार निबंध लिखना ज़्यादा बढ़िया होता है। आप मॉडर्न एटम बम में पढ़ेंगे तो आपको जितने सारे निबंध दिए गए हैं उसमें से अधिकांश बिंदुवार ही लिखने का प्रयास किया गया है। उससे आप अभ्यास करेंगे तो आप निबंध के लिए संभावित विषय देख लीजिए। प्रिय कवि या लेखक, एक निबंध हुआ। प्रिय कवि लिखिए या कोई लेखक लिखिए। प्रिय पर्व भी आप दे सकते हैं, कोई एक पर्व ले सकते हैं। प्राकृतिक आपदा, प्रदूषण, स्वच्छ भारत अभियान, नारी सशक्तिकरण, आतंकवाद, दहेज प्रथा, वृक्षारोपण। वृक्षारोपण में ध्यान रहे, प्रदूषण और वृक्षारोपण करके भी आपको पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप वृक्षारोपण के अंतर्गत ही मानकर चलें। मोबाइल और विद्यार्थी, मोबाइल और विद्यार्थी, यानी यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि विद्यार्थी के जीवन में मोबाइल का कितना बड़ा योगदान है। मोबाइल से उससे कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, यानी विद्यार्थी के जीवन को मोबाइल कितना प्रभावित कर रहा है, इसको स्पष्ट कर देना है। जीवन और योग,
भारतीय किसान, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सब महत्वपूर्ण संभावित निबंध हैं। इन सारे निबंधों पर आप अधिक ध्यान देंगे, जोर देकर ध्यान देंगे, अभ्यास करेंगे। इसके अतिरिक्त भी मॉडर्न एटम बम में कुछ निबंध दिए गए हैं जो संभावित निबंध के रूप में ही माना जाएगा। उन निबंधों को भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम व्याख्या पर बात करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा व्याख्या से संबंधित होता है। व्याख्या में ध्यान रखना है कि स्वप्रसंग व्याख्या पूछी जाती है। स्वप्रसंग व्याख्या यानी प्रसंग, इसमें आपको ध्यान रखना है कि यह पंक्ति कहाँ से उद्धृत है, किस पाठ से उद्धृत है, इसके लेखक या कवि का नाम क्या है और यह किस संदर्भ में पंक्ति उद्धृत की गई है। इन सारी बातों को स्पष्ट करना होगा। जैसे वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह आपने पढ़ा होगा। ओ सदा नीरा पाठ से है। ओ सदा नीरा पाठ में आपने जगदीश चंद्र माथुर का नाम सुना होगा। जगदीश चंद्र माथुर इसके लेखक हुए, पाठ का नाम ओ सदा नीरा हुआ। तो इस तरह ये वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये है। अब इसमें दूसरा देख लीजिए, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। इसको देखना है। यह आपको अर्धनारीश्वर पाठ से है, जिस पाठ के लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर। इसमें इन्होंने पुरुष और नारी के जीवन चरित्र को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। सामान्य तौर पर पुरुष वर्ग अपने आप को पुरुषार्थी बनाकर अधिक गौरवान्वित महसूस करता है और नारी अपने आप को कोमलांगी बनाकर अधिक गौरवान्वित महसूस करती है। लेकिन वास्तव में ये बात नहीं है। पुरुष में जब नारी का गुण आ जाता है, अर्थात दया, ममता, करुणा, सद्भावना, ये सब नारी का गुण है, ये गुण आ जाता है तो उससे वह व्यक्ति, यह पुरुष देवता बन जाता है। और नारी में जब पुरुष के गुण आ जाते हैं अर्थात पुरुष का गुण है पुरुषार्थ, कठोरता, क्रूरता, यह जब नारी में आ जाता है तो वैसी स्थिति में वह राक्षसी जैसी हो जाती है। इस तरह इसमें पुरुष और नारी के चरित्र को अलग अलग स्पष्ट करने का प्रयास लेखक ने किया है। आगे आप देखें, घरवर देखकर ही क्या करना है। यह पंक्ति सिपाही की माँ पाठ से उद्धृत है, जिस पाठ में लेखक मोहन राकेश ने, अर्थात सिपाही की माँ पाठ के लेखक का नाम हुआ मोहन राकेश। मोहन राकेश ने एक लाचार, बेबस, कमजोर माँ के जीवन की पीड़ा को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि उसके सामने यदि जवान बेटी है, घर में कोई दूसरा देखने वाला नहीं है, एक बेटा हो और वह भी परदेश जाए कमाने के लिए, वह घर आया नहीं है, बेटी शानी हो रही है, वैसी परिस्थिति में माँ के हृदय में तो इसी तरह की पीड़ा उत्पन्न होती है कि बेटी के ब्याह के लिए वह घर भर देखकर ही क्या करेगी, क्योंकि काम करने के लिए उसके पास कोई पुरुष वर्ग नहीं है और पैसे का बंदोबस्त करने के लिए भी कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो इस तरह यहाँ पर मुन्नी के ब्याह के संदर्भ में विष्णु का जो पीड़ा है वह व्यक्त हो पाता है। इस तरह आपने देख लिया कि यह पाठ सिपाही की माँ पाठ से उद्धृत है, जिसमें विष्णु ने अपनी बेटी मुन्नी के संदर्भ में ये बात कही है कि उसके ब्याह के लिए हम घर भर देख कर ही क्या करेंगे, करने वाला तो मानक है, वह परदेश में है। आगे यहाँ से आगे तुम ले जाओ, मैं थक गया हूँ, यह जूठन पाठ से उद्धृत है।
जूठन पाठ के लेखक का नाम आपने पढ़ा होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी इसके लेखक हुए और पाठ का नाम जूठन, जिसमें लेखक ने अपने बचपन की पीड़ा को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि बचपन में वह एक जानवर का खाल उतारकर चाचा के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ देर तक तो उसके चाचा उठाकर ले चलते हैं, लेकिन बाद में चाचा थक गए। वह खाल की गठरी लेखक के माथे पर रख दी जाती है और यह कहते हुए कि यहाँ से आगे तुम ले जाओ, मैं थक गया हूँ। इस तरह एक भोले भाले मासूम बालक के जीवन के दर्द का चित्रण यहाँ पर दिखाया गया है कि दलित वर्ग का व्यक्ति, पिछड़े वर्ग का व्यक्ति, पीड़ित वर्ग का व्यक्ति किस तरह बचपन में दुख काटकर आगे बढ़ता है। और इस तरह अपने बचपन के दुख के माध्यम से लेखक ने सामान्य तौर पर समाज के जो दलित वर्ग के बच्चे हैं उसके जीवन की पीड़ा को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आगे है, इस संसार में संपृक्ति एक रचनात्मक कर्म है। इस संसार से संपृक्ति एक रचनात्मक कर्म है। यह पंक्ति हंसते हुए अकेलापन पाठ से उद्धृत है, जिसके लेखक मलयज हैं। इसमें इन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि संसार से जो संपृक्ति है, लगाव है, यह ही वास्तव में रचनात्मक कर्म है। यदि संसार में माया नहीं रहे, संपृक्ति नहीं रहे, आसक्ति नहीं रहे, तो उस परिस्थिति में रचनात्मक कर्म होगा ही नहीं। जैसे इस रचनात्मक कर्म के कारण ही तो किसी का जन्म होता है और फिर वह बालक जब बड़ा होता है तो फिर संपृक्ति के कारण ही रचनात्मक कर्म करता है और अपने बच्चे को जन्म देता है। तो इस तरह आपने देख लिया कि संसार से आसक्ति, लगाव, प्रेम ही रचनात्मकता का आधार है, वंश विकास का आधार है, सृष्टि का आधार है और इसी आधार से संसार का विकास होता है। तो इस संसार से लगाव रखना रचनात्मक कर्म है। अब आगे है, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जिसे लगा प्यार से सर सहला उसको समझाती। यह पुत्र वियोग शीर्षक कविता से पंक्ति उद्धृत है, जिसकी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान बेटे के मरने की पीड़ा का चित्रण किया है इसमें। और वह सोचती है कि मरा हुआ बेटा काश यदि एक बार वापस आ जाता तो मैं उसे इतना अधिक दुलार प्यार करती कि फिर वह मुझे छोड़कर कहीं और जाता नहीं। इस तरह से एक कल्पना की बात की गई है इसमें। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाता, मरा हुआ बेटा जो हमसे दूर हो गया वह यदि एक बार मुझे मिल जाता तो उससे हम इतना अधिक प्यार से गले लगा लेते, इतना समझाते कि वह हमसे दूर नहीं हो पाता। इस तरह यहाँ पर पुत्र वियोग की पीड़ा का चित्रण कवयित्री ने स्पष्ट किया है। चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन उजियारा में आप यहाँ देख रहे हैं। इस पंक्ति के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी और पाठ का नाम करबक है, जिसमें इन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि विधाता एक तरफ गुण देते हैं तो दूसरी तरफ दोष भी दे देते हैं। एक तरफ यदि प्रकाश देते हैं तो दूसरे तरफ कलंक भी दे देते हैं। हमें उन कलंकों पर ध्यान नहीं देकर उनके प्रकाश पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण दिया है कि चांद को जरा नज़र उठाकर देखिए। चांद जो संसार को अपनी चांदनी से मोहित करता है, उस चांद के प्रकाश के साथ साथ विधाता ने उसमें कलंक भी लगा दिया है। चांद जस विधि अवतारा, दिन कलंक किन उजियारा। चांद को भगवान ने बनाया है, विधि ने बनाया है, उसे प्रकाश तो दिया है, साथ ही साथ कलंक भी दिया है। इस तरह हर व्यक्ति में गुण और दोष होता है। हमें
उन्हें उनके दोष पर ध्यान नहीं देकर गुण पर ध्यान देना चाहिए। अगला है, तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं। यह पंक्ति भी पुत्र वियोग शीर्षक कविता से ही उद्धृत है, जिसकी कवयित्री अभी तुरंत आप लोगों को बताया गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। इसमें कवयित्री ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि पुत्र के मरने के बाद जो पीड़ा है वह पीड़ा असह पीड़ा होती है। यह प्राण विकल रहते हैं, तड़पते रहते हैं, एक पल भी शांति नहीं मिलती है, जबकि ज्ञान जानता है कि मरा हुआ वापस होने वाला नहीं है। जो मर गया वह मर गया, वह वापस होने वाला नहीं है। लेकिन इसके बाद भी उसे पाने के लिए मन बेचैन रहता है, मन तड़पता रहता है। इस तरह एक माँ के हृदय की पीड़ा को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कवयित्री ने इन पंक्तियों में। अतिरिक्त भी आपको बहुत सारी व्याख्या पंक्तियाँ हैं जो मॉडर्न एटम बम में है, उसके का आप लगातार अभ्यास करते रहेंगे, क्योंकि ये सब सिर्फ आपको तात्कालिक रूप में एक संभावना के रूप में, अनुमान के रूप में दिया गया है। इस पर आपको विशेष ध्यान देना है, लेकिन उसको भी ध्यान देना है। अब आगे हम शुरू करते हैं पत्र लेखन। तीसरा प्रश्न आपका पत्र लेखन से है। पत्र लेखन में ध्यान रहे कि पत्र आपको दो प्रकार का पूछा जाएगा। एक पत्र कार्यालय से संबंधित रहता है और एक पत्र व्यक्तिगत पत्र होता है। तो कार्यालय से संबंधित पत्र में आपको प्रधानाचार्य के पास लिखना है, आपको किसी नगर निगम के अधिकारी के पास लिखना है, कलेक्टर के पास लिखना है, एसपी के पास लिखना है, मंत्री के पास लिखना है, या किसी न किसी ऑफिशियल लेटर के रूप में इसको लिखना है कार्यालय से। और व्यक्तिगत पत्र सगे संबंधियों को लिखा जाता है, जैसे भाई को लिखा जाएगा, बहन को लिखा जाएगा, चाचा को लिखा जाएगा, पिता को लिखा जाएगा। तो पारिवारिक रिश्तों में बंधा होता है व्यक्तिगत पत्र। अब जैसे देख लीजिए, आर्थिक सहायता है तो प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र लिखें। ये सब जितना आप देख रहे हैं, ये सब आप एटम बम्स में देखेंगे, उसको आपको मिल जाएगा ऊपर में सेवा में। और फिर प्रधानाचार्य, इसके बाद फिर वो प्रधानाचार्य कहाँ के हैं उसका लोकेशन, फिर विषय, और तब फिर महाशय दे करके आपको जो तथ्य है वो लिख देना है। इसके लिए आपको मॉडर्न एटम बम से अभ्यास करना है। यहाँ पर आपको सिर्फ प्रश्न दिया गया है, इसके लिए अभ्यास आपको लगातार एटम बम से करते रहना है। अब आप आइए चौथे प्रश्न को देखिए। चौथा प्रश्न आपका लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। पत्र में 2 दिया जाएगा और लिखना है आपको कोई एक ही, और इसमें आपको लगभग 10 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें आपको 5 प्रश्नों को लिखना है। उन 5 प्रश्नों में 2-2 अंक होते हैं, यानी 10 नंबर का ये रहेगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं 5 प्रश्न लिखना है, 2-2 अंक का है, 10 नंबर का है। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता बढ़ने का क्या कारण है? आपने पढ़ा होगा, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता बढ़ने का क्या कारण है? वृक्षों की कटाई, बेतहाशा वृक्षों की कटाई, नदियों पर बांध बनाना, नहर बनाना, इन्हीं सब कारणों के कारण वहाँ बाढ़ की प्रचंडता बढ़ी। भगत सिंह कौन थे? भगत सिंह महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अंग्रेज के दिल को दहलाने के लिए केंद्रीय असेंबली में बम फेंका, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। वे कैसी मृत्यु को सुंदर मानते थे और क्यों? वे देश की आज़ादी के लिए सहयोग करने वाली मृत्यु को सुंदर मानते थे। अर्थात उनकी मृत्यु के कारण यदि देश में स्वतंत्रता संग्राम
और आगे बढ़े तो ऐसी मृत्यु को वे सुंदर मानते थे, यानी उनको फांसी देने के समय सुनता आंदोलन आगे बढ़ना चाहिए। फिरंगी मेम के बाग में क्या क्या था, आपने उसने कहा था, कहानी पाठ में पढ़ा होगा। फिरंगी मेम के बाग में सुंदर मखमली दूब बिछे थे, आम के पेड़ थे, ये सब आपने उसमें पढ़ा होगा। बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है, बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य है दुनिया से शोषण को मुक्त कर देना। दुनिया में जहाँ कहीं भी शोषण है उन शोषणों को मुक्त, क्रांति का आह्वान इसका मूल उद्देश्य है। जायसी ने अपनी आँख की तुलना किससे और क्यों की है? जायसी ने अपनी आँख की तुलना दर्पण से की है, क्योंकि जिस प्रकार दर्पण में देखकर लोग अपने रूप को संतुष्ट होते हैं, उसी तरह जायसी की आँख में एक खास किस्म का आकर्षण है, उसमें एक आत्मनिर्णय की स्थिति है, इसीलिए इन्होंने ऐसी की। जय जय करने का क्या तात्पर्य है? जय जय करने का तात्पर्य है जयगान करना, जयकार करना, बड़ाई करना, जय जयकार करना। बिटिया लोहे की पहचान कहाँ कहाँ करती है? बिटिया लोहे की पहचान करछुल में करती है, शमशी में करती है, घर के जो बाल्टीन हैं, बर्तन हैं, इस सब में लोहे की पहचान करती है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता आप पढ़ेंगे और उसमें आपको ये सब का उत्तर मिल जाएगा। नारी की पराधीनता कब शुरू हुई? नारी की पराधीनता कृषि सभ्यता के आरंभ के साथ ही शुरू हो गई। विद्यार्थी को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए? विद्यार्थी को राजनीति में इसलिए भाग लेना चाहिए क्योंकि राजनीति में भाग लेने से विद्यार्थी का बहिर्मुखी विकास होता है, उसका चरित्र आगे बढ़ता है। कुंती कौन थी? कुंती दुर्योधन की माँ का नाम, यायाकली के महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्रा का नाम कुंती। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि कुंती शब्द का प्रयोग सिपाही की माँ पाठ में भी किया गया है, जिसमें विष्णु की पड़ोसन के रूप में भी कुंती का नाम आया है। छत्रसाल की तलवार कैसी थी? प्रलयकालीन सूर्य की तरह छत्रसाल की तलवार थी। भूषण ने शिवाजी की तुलना किनकी से की है? आपने भूषण के कवित्व को पढ़ा होगा, इंद्रजिमी जम पर, बारिश सुअम पर, इस तरह विभिन्न रूपों में इसकी तुलना की गई है। हृदय की बात का तात्पर्य क्या है? हृदय की बात का तात्पर्य हुआ मन की बात। प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा का तात्पर्य क्या? तो प्यार का इशारा का मतलब हुआ प्रेम से, क्रोध का दुधारा का मतलब हुआ क्रांति। नदियों की वेदना का तात्पर्य क्या है? लोगों के मन में जो वेदना है वही वेदना नदी की धारा में बहती है, यही इसका तात्पर्य। हरिचरणा कौन है? हरिचरणा प्रजातंत्र का आम नागरिक है। उषा का जादू कैसा और वह कब टूटता है? उषा का जादू अत्यंत मोहक है, पल पल नया नया रंग दिखलाने वाला है वह जादू, और सूर्योदय होने पर टूटता है। चौर और मन किसे कहते हैं? हल्के पानी वाले ताल को चौर कहा जाता है और गहरे पानी वाले ताल को मन कहा जाता है। अमेरिका में जयप्रकाश बाबू कम्युनिस्ट होने के बाद भी भारत में क्यों कांग्रेस में शामिल हो गए? इसलिए कि कम्युनिस्ट का ही विचार है कि देश में यदि संकट हो और उस संकट से निवारने के लिए कोई दल संघर्षशील है, तो जो अधिक सक्रिय संघर्षशील दल है उसके साथ लोगों को मिल जाना चाहिए। तो उन दिनों देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और उस आंदोलन में कांग्रेस अधिक अग्रसर था, इसीलिए अमेरिका में कम्युनिस्ट होने के बाद भी हिंदुस्तान में जयप्रकाश बाबू कांग्रेसी हो गए। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीति है।
तुलसी को किस वस्तु की भूख है? तुलसी को भक्ति की भूख है। धांगर का क्या तात्पर्य है? धांगर का ओराव भाषा में तात्पर्य होता है भारे का मजदूर। श्रेष्ठ बातचीत कितने लोगों के बीच होती है? श्रेष्ठ बातचीत 2 लोगों के बीच होती है। परिवृत्त मार्ग और निवृत्त मार्ग क्या है? परिवृत्त मार्ग और निवृत्त मार्ग दोनों ही बौद्ध धर्म का मार्ग है। परिवृत्त मार्ग भोगवादी मार्ग है, जबकि निवृत्त मार्ग योगवादी मार्ग है। उसमें औरतों को बिल्कुल अलग रखा जाता है जीवन से, साधना से, और परिवृत्त मार्ग औरत को अपनी साधना में शामिल करते हैं। मशक वाला क्या कर रहा था? मशक वाला सड़क सींच रहा था। इस तरह आपने लघुत्तरीय प्रश्न को बहुत संक्षेप में सुना और इसका विधिवत उत्तर गेस्ट पेपर के आधार पर तैयार करेंगे और फिर अन्य प्रश्नों को भी देखते रहेंगे गेस्ट पेपर से। इस तरह आपका ये प्रश्न समाप्त। अब आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना है जो 5-5 अंक के होंगे, जिसमें रोज कहानी का सारांश, रोज कहानी के आधार पर मालती का चरित्र चित्रण, उसने कहा था कहानी का सारांश, उसने कहा था कहानी के आधार पर लैना सिंह का चरित्र चित्रण, बातचीत शीर्षक पाठ का सारांश, अर्धनारीश्वर पाठ का सारांश, ओ सदानीरा पाठ का सारांश, गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्शों का वर्णन करें, जूठन पाठ का सारांश, करबक पाठ का भावार्थ, कवित्व का भावार्थ, तुमुल कोलाहल कलह में कविता का भावार्थ, पुत्र वियोग कविता का भावार्थ, उषा कविता का भावार्थ, जनजन का चेहरा एक कविता का भावार्थ, अधिनायक कविता का भावार्थ, गांव का घर कविता का भावार्थ। इन सारे पाठों के भावार्थ यानी सारांश को आपको मॉडर्न एटम बम के सहारे तैयार करना है। इसके अतिरिक्त भी देखते रहना है और संक्षेपण का अभ्यास भी आपको मॉडर्न एटम बम के सहारे करते रहना है। इस तरह आपका संभावित प्रश्नों की कड़ी का एक जो क्रम चल रहा था वो समाप्त होता है। हम लोग फिर दूसरे पाठ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।